हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें क्या ओरिएंटेशन रहने वाला है, सबसे पहले साइट, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इन प्यूरिन रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रटने का बहुत अच्छे से। स्टेप्स देखेंगे, इसमें बहुत बड़ी साइकिल है वो बताऊंगा मैं आपको, और फिर रेगुलेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मेरे हिसाब से जो, और अपन कहते हैं कि प्यूरिन जो साल्वेज पाथवे अपन पढ़ते हैं, इसकी जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो होने वाली होती है साल्वेज पाथवे। प्यूरिन का सिंथेसिस जो होता है साल्वेज पाथवे से, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 साल में एक बार आता है। ठीक है, हर 2 साल में एक बार आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। डी नोवो सिंथेसिस आज तक नहीं आया है, और आता है तो भी बहुत पहले आता था। और उसमें भी क्या करना है, अगर अपन को साइकिल याद नहीं हो रही है तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या लिखना है। तो ये वीडियो इसलिए एंड तक देखे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना अगर अपन को क्वेश्चन नहीं आता है तो भी। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स इतने याद नहीं होते, मैं भी याद करके नहीं गया था मेरे टाइम पे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर साइट की बात करें तो प्यूरिन का सिंथेसिस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में होता है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़। बट मेजर सिंथेसिस जो होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म का हीरो ही जो है लीवर के अंदर। ठीक है, और इसकी साइट की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शंस है वो मेजरली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो उसके लिए मुझे पहले प्यूरिन बनाना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं एक प्यूरिन की रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये प्यूरिन की रिंग बनाई है। ये कार्बन नहीं है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है। 10 सेकंड के लिए आगे कर देना वीडियो। प्यूरिन की रिंग तैयार है। ठीक है, तो ये प्यूरिन की रिंग बना दी अपन ने। अब इसकी नंबरिंग कैसे होती है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे देख लो आप। 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7, सॉरी 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग ऐसे होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये N1 जो होता है, ऐसे मतलब MCQ भी आता है, तो N1 जो होता है ये इसका सोर्स होता है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो होता है, एस्पार्टेट से आता है ये N1। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये N3 और N9, ये दोनों जो आते हैं ये आपके आते हैं ग्लूटामेन से। ये अपन जो सिंथेसिस करते हैं ना, उसमें इतनी सारी रिएक्शंस आती है, तो उसमें कभी एस्पार्टेट ऐड हो रहा है, कभी ग्लूटामिन ऐड हो रहा है, कभी ग्लाइसिन ऐड हो रहा है। तो ग्लाइसिन के लिए कौन कौन से होते हैं, ये आपके C4 C5 और N7 जो है ये आपके ग्लाइसिन से आते हैं। और ये आपको ध्यान होगा, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में अपन ने बताया भी था कि C4 C5 और N7 ग्लाइसिन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये C8 जो है ये आता है आपका N5 N10 मिथिनाइल THF से। ठीक है, 1 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अपन ने 1 कार्बन में बात करी थी इसकी भी। C2 जो आ रहा है वो किससे आता है, N10 आपका फॉर्माइल THF। ठीक है, ये भी 1 कार्बन ग्रुप है। तो हो गए, कोई रह तो नहीं रहा। ये एस्पार्टेट से आ रहा है N1, N3 और N9 आपके ग्लूटामिन से आ रहे हैं। C2 जो आ रहा है वो N10 फॉर्माइल THF से आ रहा है। C8 N5 N10 मिथाइनाइल THF, और C4 C5 और N7 ग्लाइसिन। MCQ भी आते हैं और कभी कभी वाइवा में भी पूछते हैं, और शॉर्ट नोट भी आता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में 2 3 बार बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन देख लिया अपन ने। अब स्टेप्स देखने से पहले, तो टोटल अगर अपन बात करें तो इसके 10 स्टेप होते हैं। उससे पहले थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात करें अपन, तो डी नोवो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब है कि प्यूरिन रिंग इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंपाउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंपाउंड्स। ठीक है, कैसे, ये डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंपाउंड्स ही तो है, ये एस्पार्टेट ग्लाइसिन, ये ग्लूटामिन, तो इनों से ही तो रिंग बन रही है ना, अपन ने देखा ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंपाउंड से प्यूरिन रिंग बनती है, उसी को डी नोवो कहते हैं। और सिंस ह्यूमन बींग्स कैन सिंथेसाइज प्यूरिन डी नोवो, ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ्स। ह्यूमन बींग को बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ्स। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन अपन ने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है,
और अगर अपन बात करें तो एक होता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 0, जिसको अपन बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेप, प्रिपरेटरी स्टेप, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद 10 देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो ये शुरू का स्टेप 0 आना चाहिए, और फिर स्टेप 10 तक अगर आप भूल जाओगे तो ठीक है, और उसके बाद जो है वो लास्ट में इससे बन जाएगा आईएमपी, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इससे फिर आपके प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स एएमपी और जीएमपी कैसे बनते हैं, ये रिएक्शंस आनी चाहिए। तो ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना है, ठीक है। और स्टेप 0 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिख दो, लास्ट में रेगुलेशन लिख लो, उसकी साइट लिख लो, और ये डायग्राम बना लो, कहीं एक नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन प्रिपरेटरी स्टेप देख लेते हैं। तो क्या होता है प्रिपरेटरी स्टेप में कि ये पीआरपीपी जो होता है, पीआरपीपी, फोस्फोराइबोसाइल, फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेसिस होता है इसमें, ठीक है। तो कैसे होता है कि राइबोस 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है, राइबोस 5 फॉस्फेट, वो एटीपी की प्रेजेंस में एटीपी को यूटिलाइज करके एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, एंड जो अपना कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या बात है इसमें कि ये क्यों बना है कि प्यूरिन रिंग जो है, प्यूरिन रिंग जो है वो लेटर ऑन तो किस पे असेंबल्ड होगी, लेटर ऑन असेंबल्ड ऑन राइबोस 5 फॉस्फेट। अपन जो अभी स्टेप देखेंगे ना, सबके पीछे राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट अभी नोटिस करना, ठीक है। तो प्यूरिन रिंग जो है वो राइबोस 5 फॉस्फेट पे बनती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेटरी स्टेप होता है वो राइबोस 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। सबको नाम तो समझ आई गया, पीआरपीपी बन रहा है तो पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और पीआरपीपी कंपाउंड अपने पास बन जाता है। इसको अपन ने स्टेप में क्यों नहीं गिना, जब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ही होना है, तो फिर इसको डी नोवो की स्टेप में क्यों नहीं गिना, क्योंकि पीआरपीपी सिंथेसिस अल्सो यूज्ड फॉर पिरिमिडीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन बनाएंगे तो भी सबसे पहली रिएक्शन यही होगी। साल्वेज पाथवे में भी पीआरपीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये कॉमन स्टेप होने के कारण ये कॉमन स्टेप है, इसलिए इसको डी नोवो की स्टेप में, नॉट ए स्टेप ऑफ डी नोवो सिंथेसिस, ठीक है। और डी नोवो का स्टेप ना बोल के इसको बोल दिया कि ये प्रिपरेटरी या फिर प्रीलिमिनरी स्टेप है, ठीक है, कि ये होना चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको स्टेप 0 बोल दिया। अब अपने पास बन गया पीआरपीपी। अब अपने पास होगी सब रिएक्शंस, ठीक है। तो अब अपन वो रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद लास्ट में अपन वो आईएमपी बन जाएगा, उसके बाद आईएमपी से एएमपी और जीएमपी बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है आपकी। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले अपने पास पीआरपीपी है, फोस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये पीआरपीपी ग्लूटामिन के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, ठीक है। एक बार सुन लो, कुछ कुछ याद हो भी जाएगा, कई बच्चे वैसे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है, ग्लूटामाइड अमाइडो ट्रांसफरेज, ये रेगुलेशन में अपन बात करेंगे। ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, इससे बन जाता है फोस्फोराइबोसाइल अमाइन, ठीक है। नाउ ग्लाइसिन वापस ऐड होगा इसमें, और एटीपी खर्च होगी, सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ये बना लेगा ग्लाइसिन अमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ठीक है, राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद मिथाइनाइल टीएचएफ, N5N10 मिथाइनाइल टीएचएफ, ये सब ध्यान है ना, ग्लूटामिन देखो, ग्लाइसिन, फिर ये N5N10 मिथाइनाइल टीएचएफ, उसके बाद वापस ग्लूटामिन, फिर CO2 एस्पार्टेट, ठीक है, फॉर्माइल टीएचएफ। तो ये जो भी है ना, ये अपन ने देखा था कि ये रिंग के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले बना रहा है, ठीक है। तो ये एक एक कंपाउंड ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर वही है कि याद नहीं होता, ठीक है। फिर ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से बना लेगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। मैंने आपको बताया था प्यूरिन रिंग इज लेटर ऑन असेंबल्ड ऑन राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, तो सब में देखना पीछे राइबोसाइल 5 फॉस्फेट आ रहा है, ठीक है। और रिंग बनती जा रही है धीरे धीरे, मतलब कंपाउंड्स ऐड होते जा रहे हैं। देन ग्लूटामिन वापस आएगा, और एटीपी जहाँ आ रहा है वहाँ सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, देन वापस से सिंथेटेज, एटीपी का यूटिलाइजेशन, अमीनो इमिडाजोल राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, AIR भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद CO2 ऐड होगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम,
CO2 ऐड होगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम और इससे बन जाएगा अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। उसके बाद एस्पार्टेट ऐड होगा सिंथेटेज की मदद से अमीनो इमिडाजोल सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। ठीक है, टेंशन मत लो, नहीं करोगे याद तो चलेगा। फ्यूमरेट इसमें से रिलीज हो जाएगा, इस कंपाउंड का लाइसिस होगा, लाइज एंजाइम की मदद से बनेगा अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। देन राइबोसाइल फॉर्माइल THF ऐड होगा ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की मदद से, बनेगा फॉर्म अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। और लास्ट में फिर साइक्लेज एंजाइम जिसमें से रिंग क्लोज हो जाएगी और अपना जो बन जाएगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये बन गया अपने पास कंपाउंड। अब इस आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को अपन आगे खेल खेलेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स AMP और GMP कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेगुलेशन देख के ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब अपन देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं IMP जो है अपने पास, उस IMP से अपन को बनाना है AMP और GMP। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाते हैं AMP। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनोसक्साइल सिंथेटेज एंजाइम, ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है एडेनाइल सक्सिनेट के अंदर। ठीक है, एडेनाइल सक्सिनेट के अंदर फिर इसका लाइसिस होगा एडेनाइलो सक्सिनेज एंजाइम की मदद से, और इसमें से फ्यूमरेट जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और जो अपने पास कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि आपका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, फिर इस पर एक एक फॉस्फेट जोड़ते जाओ, काइनेज एक्ट करेगा तो ADP बन जाएगा, ADP से ATP बन जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो AMP ऐसे बनता है। तो इसके अंदर अब रेगुलेशन में बताऊंगा, चलो अभी इतना ही सुनो। ठीक है, और इसके अंदर एक्ट करेगा अगर एंजाइम IMP डिहाइड्रोजनेस जहाँ आया, मैंने आपको क्या बताया था, NAD+ से NADH+। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास, सबसे पहला कंपाउंड बनता है इसमें ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट। ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वही है, इट रिक्वायर्स ग्लूटामिन और ATP की प्रेजेंस में एंजाइम होगा सिंथेटेज और ये बना लेगा आपका GMP। ठीक है, फिर वही है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका बन गया न्यूक्लियोटाइड। फिर काइनेज एंजाइम की मदद से ये GDP और वापस GTP एक और फॉस्फेट जोड़ के बना सकता है। ठीक है, एक एक फॉस्फेट जोड़ते जाओ वो तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये बहुत ज़रूरी है रिएक्शंस। वापस से देखते हैं, IMP इन द प्रेजेंस ऑफ सिंथेटेज एंजाइम ये बना लेता है एडेनाइल सक्सिनेट, फिर एडेनाइलो सक्सिनेज की मदद से फ्यूमरेट रिलीज हो जाता है और AMP। ज़ैंथीन IMP डिहाइड्रोजनेज की मदद से ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट, देन इट रिक्वायर्स ग्लूटामिन ATP एंड सिंथेटेज एंड GMP बन जाता है। ठीक है, इस स्टेप को होने के लिए GMP की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके रेगुलेशन की, रेगुलेशन पूरी साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो रेगुलेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला तो कमिटेड स्टेप कौन सा है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप है इन डी नोवो सिंथेसिस इज़ कैटेलाइज्ड बाय, जो पहली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी इतनी बड़ी साइकिल में, वो ध्यान रख लेना, अमाइडो ट्रांसफरेज, जो कि स्टेप 1 था। ठीक है, और ये जो होता है इट इज़ इनिबिटेड बाय AMP एंड GMP। तो समझ आ रहा है ना, अगर AMP और GMP ज़्यादा है तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप को इनिबिट करेंगे। ठीक है, दे एक्ट एज एलोस्टेरिक मॉडिफायर्स। अभी तक इतने रेगुलेशन अपन पढ़ते हैं, सब में देखा ही है ना कि हाँ ठीक है, एंड प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उसको इनिबिट करेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप को। तो एक तो रेट लिमिटिंग हो गया। ठीक है, अब अपन अगर बात करें सेकेंड पॉइंट जो अपन ने ऊपर ही पढ़ा है, तो बोथ AMP एंड GMP inhibit their own formation by feedback inhibition of arginsuccinate
सिंथेटेस एंड आईएमपी डिहाइड्रोजनेस। समझे? मतलब क्या है ये कि जो एएमपी है एंड जीएमपी है वो खुद के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर रहे हैं बाय इनिबिटिंग आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस एंड आईएमपी डिहाइड्रोजनेस। मतलब अगर एएमपी ज़्यादा है तो वो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस को इनिबिट कर रहा है, और अगर जीएमपी ज़्यादा है तो वो अपने खुद के उसको इनिबिट कर रहा है, आईएमपी डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट कर रहा है। ठीक है, और अगर इन दोनों को इनिबिट कर दिया तो ये कौन इनिबिट कर रहा है? एएमपी इसको इनिबिट कर रहा है और जीएमपी इसको इनिबिट कर रहा है। ठीक है, और ये इनिबिट हो गए तो आगे और नहीं बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और अपन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ एएमपी फ्रॉम आईएमपी requires GTP while formation of GMP from IMP requires ATP. Hence, both GTP and ATP are made available in sufficient quantities, और इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। नहीं आया होगा अभी समझ में, पर कुछ इतना समझने जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था कि ये एटीपी से जो आईएमपी बन रहा है उसमें जो ये स्टेप है उसमें जीटीपी की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर अपन ने देखा एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो एएमपी बन रहा है उसमें तो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है और भी, और जो सीएमपी जीएमपी बन रहा है उसके अंदर आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो उल्टा है। ठीक है, ऐसे याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एएमपी फ्रॉम आईएमपी रिक्वायर्स जीटीपी whereas formation of GMP from IMP requires ATP. Hence both ATP and GTP are made available in sufficient quantities और coordinated regulation होता है इनका। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट रेगुलेशन में अपन को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। और अगर अपन रेगुलेशन की बात करें तो जो अपना स्टेप 0 का जो एंजाइम था पीआरपीपी सिंथेटेस, पीआरपीपी सिंथेटेस जो होता है ये किससे इनिबिट होता है? इट इज़ इनिबिटेड बाय एडीपी एंड जीडीपी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चौथा पॉइंट ये भी लिखना है इसके अंदर। ठीक है, और जो अपन नेक्स्ट पाथवे पढ़ेंगे साल्वेज पाथवे, तो अपन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बॉडी के अंदर बिटवीन साल्वेज पाथवे एंड डी नोवो सिंथेसिस इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द सेलुलर पूल ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, टू मेंटेन सेलुलर पूल ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा बन रहा है तो ये स्टेप कम होने पड़ेंगे, और इस स्टेप से ज़्यादा बन रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अब कुछ स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस इनिबिटर्स। तो इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, नहीं तो इसको रेगुलेशन के साथ लिखना है आपको। ठीक है, प्यूरिन सिंथेसिस इनिबिटर्स। अब कंसेप्ट क्या है इसका? प्यूरिन सिंथेसिस के इनिबिटर्स के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स मतलब दे आर कम्पिटिटिव इनिबिटर्स। कुछ नहीं है, ये बस नाम से डरावने हैं। ये क्या है? दे आर कम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स, नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज डीएनए। तो ये उनके जैसे के जैसे दिखते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स, उनके नाम बताऊंगा मैं अभी आपको, जैसे मर्केप्टोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सिट। ये क्या होते हैं? दे कम्पिटिटिवली इनिबिटर होते हैं नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स के डेट आर यूज टू सिंथेसाइज डीएनए। तो ये करते क्या है कि ये है ना, मतलब जैसे ये अलग अलग कंपाउंड्स पढ़े ना अपन ने, उनके जगह जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सेम जैसे दिखते हैं, तो उससे डिफेक्टिव डीएनए बनता है। ठीक है, तो व्हेन रॉन्ग बेसिस आर इनकॉर्पोरेटेड, डीएनए के अंदर रॉन्ग बेसिस इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इससे डीएनए बिकम इनएक्टिव, है ना। इससे सेल डिवीजन जो आपका होता है वो अरेस्ट हो जाता है, और इससे सेल फिर डेथ हो जाती है लास्ट में। ठीक है, तो इनको अपन यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स में अपन को क्या करना है? एक्सेसिव सेल्स की ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर और उनको किल करना है। ठीक है, अपन को उनको किल करना है, तो कैसे किल करेंगे? उनके डीएनए को डिफेक्ट कर दो। डीएनए अगर डीएनए डिफेक्टिव हो जाएगा, सेल डिवीजन ही अरेस्ट हो जाएगा, तो सेल डेथ हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो उसको अपन यूटिलाइज कर रहे हैं एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स। तो इसमें कंपाउंड्स कौन कौन से ध्यान रखना है आपको? तो मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है, ये क्या करता है?
इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ IMP टू GMP एंड AMP, ठीक है। इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ IMP टू GMP एंड AMP, तो ये मर्केप्टोप्यूरिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, तो ये क्या करते हैं, दे वुड अफेक्ट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वन कार्बन ट्रांसफ़र, ठीक है, इन्वॉल्विंग वन कार्बन ट्रांसफ़र। और अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो एजासेरिन, ये क्या होता है, ग्लूटामीन एंटागोनिस्ट होता है। नाम भी ध्यान रह जाएंगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, पर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म अच्छे से अगर बता रहा हूँ मैं। ग्लूटामीन एंटागोनिस्ट है, तो ये जो ग्लूटामीन जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो रहा था आपका स्टेप 2 स्टेप 4 के अंदर, वो ये इनिबिट करेंगे, ठीक है। तो एजासेरिन नाम ध्यान रख लो। और अगर नाम की बात करें तो थायोगुआनिन, और अगर बात करें तो एजागुआनिन, ठीक है। तो नाम तो आसानी से याद होगा, एजागुआनिन, थायोगुआनिन, एजासेरिन, फोलेट एंटागोनिस्ट, मेथोट्रेक्सिट और मर्केप्टोप्यूरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने बात करी स्ट्रक्चरल एनालॉग्स की। तो साल्वेज पाथवे में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो ही मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें साइट ध्यान रखनी है कहाँ पे हो रही है। ये प्यूरिन की रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्टेप 0 प्रिपरेटरी फेज जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, PRPP। और उसके बाद जो है ये आपकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IMP से AMP कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फिर ये इसके स्ट्रक्चरल एनालॉग्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था अपना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डी नोवो सिंथेसिस, ठीक है। इसमें भी ये वीडियो नहीं छोड़नी है आपको, नोट्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। क्योंकि एक बार सब पढ़ के जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप रिएक्शंस याद मत करो, पर बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई अपन को, ठीक है। और कमेंट में लिख के बताओ कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ठीक है। अब अपन अगला वीडियो देखेंगे साल्वेज पाथवे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।